वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही इस पूरे ही चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। इसके अलावा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अलग से कोई और वीडियो भी ना देखनी पड़े। इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। सभी कंसेप्ट्स को मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी और सुनाऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में भी बता दूँगी कि कैसे लिखोगे और बाकी के सभी चैप्टर्स तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है फ्रांस का इनकलाब, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर फ्रांस के इनकलाब को पढ़ोगे। फ्रांस एक देश था और इस देश के अंदर इनकलाब को लाया गया था। इनकलाब का मतलब क्या होता है बच्चों? जब किसी देश की आवाम अपनी हुकूमत अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सरकार उनका शोषण करती है, तो आवाम एक जगह इकट्ठा होकर आंदोलन करती है, मुजाहिरे करती है और देश में बदलाव लाने की कोशिश करती है और तानाशाह को उखाड़ फेंक देती है ताकि अपने देश के अंदर जमहूरियत को कायम किया जा सके। तो इन सभी बातों को भी आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है कि एक राजा था पेरिस शहर के अंदर जिसका नाम लुई 16 था। वो बहुत ज़्यादा जुल्मकार ऐश परस्त था, तानाशाह था, अपनी जनता को अपनी आवाम को बहुत परेशान करता था। उसने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे कि वहाँ पर रोटी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन सभी बातों से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान आ गई थी आवाम। तो उन्होंने क्या किया कि लुई 16 को उसके पद से हटाने के लिए इनकलाब करने की शुरुआत की ताकि वे अपने देश के अंदर जमहूरियत को कायम कर सके। तो इन सभी बातों को इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है और ये बताया गया है कि फ्रांस के इनकलाब से दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर क्या क्या असरात मुरतब हुए थे और ये इनकलाब किन वजहों से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझेंगे। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, फ्रांस में इनकलाबी मुखालफत को शुरू करने के लिए जिन हालात ने ताउन दिया था उन्हें बयान करना है। यानी कि फ्रांस में इनकलाब किन बातों की वजह से शुरू हुआ था उन बातों को बयान करना है। तो इनकलाब की शुरुआत किस दिन हुई थी? 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में सुबह के वक्त इस इनकलाब की शुरुआत हुई थी। याद रखोगे 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में इस इनकलाब की शुरुआत हुई थी। आंसर को किस तरह से लिखोगे? फ्रांस में इनकलाबी मुखालफत को शुरू करने के लिए मंदरजा झेल हालत ने ताउन दिया था। पहली वजह क्या थी कि फ्रांस के राजा लुई 16 को पैसों की ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया कि फ्रांस के स्टेट जर्नल की इजलास यानी कि सभा बुलाई, असेंबली बुलाई ताकि वे नए कर्ज ले सके और नए टैक्सों को लागू कर सके और स्टेट जर्नल से इजाज़त ले सके इन सब चीज़ों के लिए, टैक्स लागू करने के लिए और कर्ज लेने के लिए। तो उसने क्या किया था कि इजलास बुलाई थी। तो इस वक्त जिस वक्त लुई 16 का शासन था तो फ्रांस के अंदर जो वहाँ की आवाम थी 3 कैटेगरी के अंदर बटी हुई थी, जिसे कहते हैं 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहली कैटेगरी के अंदर पादरी वर्ग आता था, दूसरी कैटेगरी के अंदर बड़े बड़े आला सरकारी अफसरान आते थे और लास्ट के अंदर आम आदमी और किसान आते थे। तो जिस वक्त लुई 16 को पैसों की ज़रूरत थी और वो स्टेट जर्नल की इजाज़त चाहता था तो उस वक्त फ्रांस के तीनों स्टेट्स यानी कि फ्रांस की जनता 3 अलग अलग भागों में विभाजित थी, 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो तीसरे स्टेट्स के जो लोग थे उनका दावा था कि फ्रांस की तकरीबन 96% आबादी की नुमाइंदगी वो करते हैं, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं। इसी वजह से कौमी असेंबली उनकी बननी चाहिए और देश पर उनका शासन होना चाहिए। तो इस बात को लुई 16 ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने, तीसरे स्टेट्स के लोगों ने 20 जून 1789 को, याद रखोगे कि 20 जून 1789 को आइन पर काम करना शुरू कर दिया। आइन पर काम शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी इजलास यानी कि सभा बुलाई।
जुलाई पर लुई 16 ने भी पूरी तैयारी के साथ कौमी असेंबली को तोड़ने का मंसूबा पहले से ही बना लिया था। वो किसी भी कीमत पर कौमी असेंबली तीसरे वर्ग के लोगों के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। तो इसके लिए लुई 16 ने क्या किया कि अफवाजें बुला ली, क्योंकि वो तीसरे स्टेट्स के लोगों को, जो उसके बड़े बड़े मेंबरान थे, उनको कैद करने की सोच रहा था। तो 14 जुलाई 1789 को, अब जून के बाद जुलाई को, 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस शहर हरकत में आ गया और पूरे शहर के अंदर लुई 16 ने अपनी फ़ौजें बुला ली। जब फ़ौजें फैल गईं तो फ्रांसी हुक्मरां को अवाम पर गोली, मतलब फिर जब फ़ौजें आ गईं तो एक अफवाह फैल गई कि फ्रांस का राजा लुई 16 फ़ौज को अवाम पर जल्द ही गोली चलाने का हुक्म देने वाला है। ये बात सुनते ही पूरे मुल्क के अंदर गहमा गहमी सी मच गई और 7,000 मर्द और औरतें बहुत ही जल्द टाउन हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी खुद की अफवाजें यानी कि फ़ौजें बनाने का फ़ैसला किया। और इन लोगों ने क्या किया कि सरकारी इमारतों पर हमले करने शुरू कर दिए ताकि वे इन इमारतों से असलहा और बारूद को हासिल कर सकें। आखिर में ये सभी भीड़ पेरिस के मशरिकी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। सरकारी इमारतों पर हमला करने के बाद ये सभी अवाम कहाँ गई? मशरिकी हिस्से की तरफ रवाना हुई और बेस्टिल नाम की जेल पर हमला बोल दिया और इसके कमांडर को मार डाला और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। ये जो जेल की तबाही थी, तानाशाही हुकूमत के ख़त्म होने की एक निशानी के रूप में देखी जाती है। इस बात को याद रखना कि बेस्टिल जेल की तबाही तानाशाह हुकूमत यानी कि लुई 16 की हुकूमत के ख़त्म होने की निशानी के रूप में देखी जाती है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आने वाले वक्त में पेरिस शहर में और फ्रांस के दूर दराज के इलाकों में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे होने लगे। ये मुज़ाहिरे रोटी की बढ़ रही कीमतों के ख़िलाफ़ हो रहे थे। उलेमा का कहना था कि इन वाक़यात को एक लंबी जंजीर की उस शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है जो जंजीर ज़ार निकोलस को फांसी दिए जाने वाले वाक़ये की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि लास्ट के अंदर जब फ्रांसीसी इनकलाब का ख़ात्मा होने वाला था, ख़ात्मा हो गया था, लोग जमहूरियत हासिल कर चुके थे, तो लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने बिल्कुल डिटेल में और आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? फ्रांस के इनकलाब से कौन कौन से ग्रुपों को फ़ायदा हुआ? किन ग्रुपों को ताकत का मुजाहिरा ना करने के लिए मजबूर किया गया? और जब इनकलाब के नताइज निकल कर सामने आए तो इससे किन ग्रुपों को फ़ायदा नहीं हुआ, नाउम्मीदी हुई? तो सबसे पहले कौन से ग्रुप को? 3 ग्रुप थे, तो तीसरे ग्रुप को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो आंसर में लिखोगे कि 1789 के इनकलाब से तीसरे स्टेट्स के तहत आने वाले सभी ग्रुपों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इस ग्रुप के लोगों में फ्रांस की आवाम का तकरीबन 95% हिस्सा आता है। इस स्टेट्स का सबसे बड़ा ग्रुप किसानों का था और इस इनकलाब का सबसे अहम नतीजा क्या था? ज़मींदाराना निज़ाम का ख़ात्मा करना था और ज़मींदाराना निज़ाम से जुड़े हुए सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया गया था। याद रहेगा कि फ्रांस के इनकलाब का एक अहम नतीजा क्या निकल कर सामने आया था? ज़मींदाराना निज़ाम का ख़ात्मा हुआ था और ज़मींदाराना निज़ाम से जुड़े हुए सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रांसीसी समाज के निचले तबकात के लोगों को भी इस इनकलाब से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ था, जैसे कि आर्टिस्ट, मज़दूर और वो गरीब लोग शामिल थे जो शहरों और कस्बों में रहा करते थे। इस इनकलाब का इन सभी को बहुत फ़ायदा हुआ था। इसके बाद दरमियाना तबकात या सरमायादार लोग भी थे, जैसे कि डॉक्टर, जज, वकील, उस्ताद, शहरी, ज़्यादा अमीर लोग, सौदागर, बैंकर्स, सामान बनाने वाले, फैक्ट्री के मालिक वगैरह, इन लोगों को भी फ़ायदा हुआ था। चर्च की ज़मीनों और मुश्तरका ज़मीनों को दरमियाना तबकात के लोगों ने ख़रीद लिया था। शहरी लोगों की हालत भी पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि शहरी लोगों ने भी आम लोगों के साथ मिलकर इनकलाब में अपना खून बहाया था। 1792 में इतिहास में पहली मर्तबा बच्चों
मज़दूरों, किसानों और आम लोगों को भी वो सभी कानूनी सियासी बराबरी के हक दिए गए थे जो कि इससे पहले इन लोगों को हासिल नहीं थे। इस बात को याद रखोगे कि इस इनकलाब की वजह से 1792 में पहली मर्तबा तारीख़ में मज़दूर, किसानों और ऐसे लोगों जिनके पास किसी भी किस्म की कोई भी जायदाद नहीं थी, उन्हें सियासत में यकसा हकूक़ दिए गए थे सियासत के अंदर। आगे है, फ्रांस के इनकलाब का आला तबकात के लोगों के ऊपर बहुत मवाफिक असर पड़ा था। इन लोगों की ज़मीनें सरकार ने ज़ब्त कर ली थीं और इनके सभी ख़ास यानी कि मखसूस हकूक़ ख़त्म कर दिए गए थे। फ्रांस में सरमायादारों का एक नया ग्रुप उभर कर सामने आया था। ये नया ग्रुप ज़मींदारों की जगह पर उभर कर सामने आया था। ये सरमायादार लोग बहुत जल्द ताकतवर बन गए थे क्योंकि इनका जन्म कदीम ज़मींदारा तकबे के ज़वाल के बाद हुआ था। जब ज़मींदाराना निज़ाम का ज़वाल हो गया था तो कौन सी ताकत बचेगी जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी? वो सरमायादाराना हुकूमत हो, सरमायादाराना लोग होंगे जो कि बहुत बड़ी ताकत के रूप में आकर उभरे थे फ्रांसीसी इनकलाब के बाद। अब जिन ग्रुपों को फ्रांसीसी इनकलाब के नताइज से फ़ायदा नहीं हुआ था वो कौन थे? पादरी तबका यानी कि चर्च में जिन लोगों को मखसूस किस्म के काम करने के लिए ज़मीनें और मखसूस हक़ दिए गए थे, उन्हें भी इन लोगों से इनके सारे हक़ बेदखल कर दिए गए थे। ज़मींदार, आला तबकात, पादरी तबका और ख़वातीन को फ्रांस के इनकलाब के नताइज से काफ़ी नाउम्मीदी हासिल हुई थी। किसानों को ज़मीनें तो हासिल हो गई थी, लेकिन दीगर मज़दूरों और दूसरे दस्तकारों को इस इनकलाब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। कहने को तो वो इस इनकलाब की रीढ़ की हड्डी थे, मगर उनको हकीकत में बराबरी का हक़ हासिल नहीं हो पाया था। इसलिए आगे चलकर इन सभी लोगों ने और भी ज़्यादा तहरीकें चलाई ताकि समाज के अंदर समाजवादी तहरीक को पूरी तरह से लागू किया जा सके। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान दुनिया भर के लोगों के लिए फ्रांस के इनकलाब के वारसात को बयान कीजिए। यानी कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान दुनिया भर के मुल्कों पर फ्रांस के इनकलाब के क्या असरात मुरतब हुए थे? तो आंसर में क्या लिखोगे कि फ्रांसीसी इनकलाब के दुनिया के बेशुमार ममालिक ख़ास करके फ्रांस, इंग्लैंड, अमरीका और दीगर ममालिक पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए थे जो कि मंदरजा झेल हैं। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का, फ्रांस के इनकलाब का फ्रांस पर क्या असर पड़ा था? तो फ्रांस में तानाशाही हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह जमहूरियत का क़याम अमल में आ गया था। ज़मींदाराना निज़ाम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। ज़मींदारों की ज़मीनें सस्ते दामों पर गरीब किसानों को बेच दी गई थी, फ़रोख्त कर दी गई थी। ज़मींदारों, ये तो हो गया था। फ्रांस में समाजी, मजहबी और सियासी तफरीक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से कौन कौन सी तफरीकें ख़त्म की गई थी? समाजी, मजहबी और सियासी लोगों को मसावत का हक़ दिया गया था और एक नए समाज की तामीर की गई थी। ये समाज किस पर मुबनी था? मसावत और आज़ादी पर मुबनी था। कौमी असेंबली के इख्तियारात को बढ़ा दिया गया था ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसके अंदर नए कानूनों को जोड़ा गया था। इसके अलावा टैक्स भी असेंबली के ज़रिए ही पास होता था ताकि जनता को ज़्यादा टैक्स देकर कोई भी परेशान ना कर सके। पादरियों के इख्तियारात को बिल्कुल कम कर दिया गया था और उनका दायरा इख्तियार अब सिर्फ चर्च तक ही महदूद कर दिया गया था। अब फ्रांस की क्रांति के इंग्लैंड पर पड़ने वाले असरात क्या हैं? इंग्लैंड में सियासी और समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए कई तहरीकें चलाई गई थीं। किस वजह से चलाई गई थीं? फ्रांसीसी इनकलाब को देखकर वहाँ के लोगों ने भी इंग्लैंड के अंदर से सियासी और समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए फ्रांसीसियों की तरह तहरीकें चलानी शुरू कर दी। विग पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए जो कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी सियासी पार्टी थी। इख्तिलाफात यानी कि मतभेद वगैरह पैदा हो गए इस पार्टी के अंदर। तहरीकें चलने की वजह से ये पार्टी कमज़ोर हो गई थी। अब ये पार्टी ज़्यादा लिबरल और जमहूरी ख़यालात की हिमायत करने लगी थी। इसी वजह से आयरलैंड की आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और आखिरकार आयरलैंड 1922 के अंदर आज़ाद हो गया।
किस वजह से आज़ाद हुआ था? तहरीकें चलने की वजह से। और तहरीकें किस वजह से चली थी? फ्रांस के इनकलाबियों की जो तहरीकें चलाई गई थी उनसे अप्रिशिएट होकर। अब अगला है जनूबी अमेरिका पर पड़ने वाले असरात। तो फ्रांसीसी इनकलाब के जनूबी अमेरिका पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब हुए थे। इनकलाबी फ्रांस ने अपनी नौ आबादियों में ग़ुलामी की नस्ल रस्म को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। फ्रांसीसी नौ आबादी हैती नाम की एक जगह थी जिसको आज़ाद कर दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद शुमाल और जनूबी अमेरिका में भी गैर मुल्की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तहरीकें चलाई गईं और आज़ाद रियासतों के क़याम के लिए इनकलाबी तहरीकों की शुरुआत की गई ताकि जो आज़ाद रियासतें हैं उनको भी पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए। इसके लिए भी इनकलाबी तहरीकें चलाई गईं जनूबी अमेरिका के अंदर। बच्चों, इस क्रांति के दुनिया के दूसरे मुल्कों पर पड़ने वाले क्या असरात थे? तो फ्रांस के इनकलाब 1789 ने मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब हर कोई इनकलाब लाना चाहता था, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। यूरोप के तकरीबन सभी ममालिक में और वस्ती और जनूबी अमेरिका में, याद रखना कि यूरोप के सभी ममालिक, वस्ती और जनूबी अमेरिका में इनकलाबी तहरीकों ने ज़ोर पकड़ लिया था और हुक्मरान इन तहरीकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो लगातार नाकामयाब हो रहे थे इनकलाबियों को दबाने में। फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन के कामों ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थी। आगे चलकर नेपोलियन ने ही फ्रांस की बागडोर संभाली थी। अभी मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आंसर के अंदर इस कंसेप्ट को भी क्लियर करवा दूंगी। अगला है यूरोप में इनकलाबी तहरीकें। तो फ्रांस के इनकलाब की वजह से यूरोप में भी इनकलाबी तहरीकें चलाई गई थी। यूरोप के ममालिक अवाम हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इनके इनकलाबात को दबाने के लिए वहाँ के हुक्मरानों ने बहुत कोशिशें की, पर वो नाकाम रहे और वहाँ के इनकलाबियों की वजह से ही, तहरीकें करने की वजह से ही 1830 में यूनान और 1839 में बेल्जियम आज़ाद हो गया था। अगले सवाल को ध्यान से समझेंगे। वो कौन से जमहूरी हकूक़ हैं जिन्हें हम आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं, मगर वो असल में फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से उभर कर सामने आए थे? तो जवाब में क्या लिखोगे? ऐसे जमहूरी हकूक़ जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें फ्रांसीसी इनकलाब में खोजा जा सकता है, मंदरजा झेल हैं, जैसे कि मसावत यानी कि बराबरी का हक़, आज़ादी का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, सकाफ़ती और तालीमी हकूक़, इस्तेहसाल की मज़ामत यानी कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़, दस्तूरी तदराक का हक़। इसके अलावा मुल्क में कहीं भी नकलो हमल करने यानी कि कहीं पर आने जाने, ख़यालात का इजहार करने का हक़, इजलास यानी कि सभाएं बनाने का हक़, मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने का हक़, हकूक़ इंसानी का हक़ और सियासी तंजीम बनाने का हक़ वग़ैरह शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर हकूक़ ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी इनकलाब की पैदावार कहे जा सकते हैं। ये लाइन ज़रूर लिखना कि इनमें से ज़्यादातर हकूक़ ऐसे हैं जो कि बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी इनकलाब की पैदावार कहे जा सकते हैं। अगला सवाल है, क्या आप इस ख़याल से मुत्तफ़िक़ यानी कि सहमत हैं कि बुनियादी हुकूकों का पैगाम असल में आपसी नाइत्तेफ़ाक़ियों पर मुबनी था? इस बात को बयान कीजिए। सवाल का मतलब समझ में आया कि जब फ्रांसीसी तहरीक आई थी तो उसके बाद जो बुनियादी हकूक़ दिए गए थे वो असल में बुनियादी हकूक़ नहीं थे, उसके अंदर आपसी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ शामिल थी। वो कौन कौन सी आपसी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ थी, उन बातों को यहाँ पर बताना है। तो आंसर में क्या लिखोगे कि हम इस ख़याल से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बुनियादी हकूक़ का पैगाम आपसी नाइत्तेफ़ाक़ी पर मुबनी था। इस बात को मंदरजा झेल बातों से समझा जा सकता है, जैसे कि ख़वातीनों को मर्दों के बराबर सभी कानूनी हकूक़ फराहम नहीं किए गए थे। मसावत और आज़ादी के हकूक़ के ख़यालात कई मुल्कों में यकसा तरीके से उभरे थे, यानी कि बराबरी और आज़ादी के जो हकूक़ थे सभी मुल्कों में एक जैसे रूप में उभरे थे, मगर सभी मुल्कों में इसको सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया था। ज़्यादातर ममालिक ने अभी भी अपनी नौ आबादियों को आज़ाद नहीं किया था, वहाँ की आवाम को आज़ाद नहीं किया था जिन पर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था। आगे है, दुनिया भर में ग़ुलामी की रस्म किसी न किसी शक्ल में देखने को मिल रही थी अभी भी, और इसके अलावा रंग और नस्ल की तफरीक तो 20वीं सदी तक चली थी और लोगों का इस्तेहसाल हुआ था। और
बाकी सभी ममालिक में सभी लोगों को वोट देने का हक़ पूरी तरह से नहीं दिया गया था, यानी कि हक़ राय दही। कुछ ममालिक के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र के उन्हीं मर्दों को वोट देने का हक़ था जो कि अपनी 3 दिन की मज़दूरी हुकूमत को देने की काबिलियत रखते हों। इसके अलावा फ़्रांस के अंदर अवाम को 2 ज़मरों में तकसीम कर दिया गया था, जिसमें एक ज़मरे को वोट देने का हक़ था और दूसरे को हक़ नहीं दिया गया था। तो आम तौर पर जो पूरी ही मुल्क की सियासत थी वो अभी भी अमीर लोगों के हाथों के अंदर थी। गरीब लोगों का जमहूरियत से अभी भी कोई लेना देना नहीं था। जमहूरियत उनके लिए सिर्फ एक सपना मात्र बनकर रह गई थी, यानी कि क्रांति आने के बावजूद, इनकलाब आने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी ऐसी खामियां थीं जो कि समाज से दूर नहीं हो पाई थी। अगले सवाल को ध्यान से समझेंगे कि नेपोलियन के उरूज को किस तरह बयान करेंगे। मतलब नेपोलियन फ्रांस के अंदर एक बड़े रहनुमा के रूप में किस तरह से उभरा था, किस वजह से नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर अपनी हुकूमत चलाई थी और वो बहुत कामयाब हुआ था। वो क्या वजहें थी जिस वजह से नेपोलियन फ्रांस का हुक्मरान बना था। तो सबसे पहली वजह थी कि जैकोबिन हुकूमत का ज़वाल हो गया था। इस सवाल की वजह से क्या हुआ था कि ज़्यादा अमीर और दरमियाना तबकात के हाथों के अंदर हुकूमत आ गई थी। अब आम लोगों का तो फिर शोषण होना तय ही था और फिर नया आइन लागू किया गया था और इसमें जायदाद रखने वाले लोगों को ही सिर्फ वोट देने का हक़ दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। एक कौंसिल बनाई गई थी और एक डायरेक्टरी बनाई गई थी और इस डायरेक्टरी के अंदर 5 लोगों के अरकानों को शामिल किया गया था ताकि जैकोबिन हुकूमत की तरह इस हुकूमत के अंदर भी सभी सियासी हक़ किसी एक ही इंसान के हाथों में ना हो, सभी के अंदर बराबरी से डिवाइड हो। जो भी हो, 5 डायरेक्टर्स अक्सर कौंसिल के अरकान के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। इससे सियासी इस्तेहकाम में फ़ौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उरूज का रास्ता साफ कर दिया था, यानी कि देश में अभी भी गहमा गहमी बची हुई थी, तो लोगों को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिस वजह से नेपोलियन को फ्रांस के अंदर दखल करने की इजाज़त मिल गई थी। आगे है 1972 से 1815 तक फ्रांस बराबर मुख्तलिफ जंगों में उलझा रहा था। इन जंगों में एक तरफ फ्रांस तन्हा था और दूसरी तरफ दीगर ममालिक ये जंग इनकलाबी फ्रांस और कदीम निज़ाम की हिमायत करने वाले ममालिक के दरमियान हो रही थी। इस जंग में कौमी नुक्ता नज़र से फ्रांस तन्हा था, लेकिन नेपोलियन के हुक्मरान बनने से पहले दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने फ्रांसी इनकलाब की हिमायत की थी। 1973 से 1976 के दरमियान फ्रांस में मुकम्मल मगरबी यूरोप पर फतेह हासिल कर ली थी। फ्रांस ने नेपोलियन के इस दौर में अपने खोए हुए इलाके भी वापस पा लिए थे। नेपोलियन खुद फ्रांस का अब हुक्मरान बन गया था और आसपास के ममालिक को फतह करने के लिए निकल पड़ा था। तो बच्चों, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। उन 3 वाक़ियातों का नाम बताना है जिन्होंने जदीद दुनिया की तामीर में अहम रोल अदा किया, यानी कि उन 3 अहम वाक़ियातों के नाम बताओ जिससे पूरी ही दुनिया प्रभावित हुई थी। वो कौन कौन से 3 वाक़ियात थे? सबसे पहले है फ्रांस का इनकलाब, रूस का इनकलाब और नाज़ियत का उरूज और ज़वाल ने, इन तीनों ही वाक़ियों ने अहम रोल अदा किया था। फ्रांस के इनकलाब ने कौन से 3 ख़यालात उजागर किए थे? तो 3 थे, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के ख़यालात को उजागर किया था। फ्रांस के इनकलाब के दौरान इनकलाबियों ने जिस नारे का ऐलान किया था वो क्या था? इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट था मुझे। नेक्स्ट है, रूस में इनकलाब के दौरान हुकूमत किसके हाथों में थी? तो ज़ार निकोलस II की थी। सोवियत रूस की एक मुस्बत और एक मुबनी बातों का तज़किरा कीजिए, यानी कि एक खासियत और एक खामी। खासियत ये थी कि सोवियत रूस सनती यानी कि उद्योगी और ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के मैदान में मशीनरी के ज़रिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। खामी ये थी कि सोवियत रूस ने शहरियों को उनके हकूक़ नहीं दिए थे जो जमहूरी निज़ामी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रूस का मनफी पहलू था। नाज़ी अज़म की खसूसियात बतानी है कि नाज़ी अज़म क्या है? तो नाज़ी अज़म का मतलब है कि यह हिटलर के द्वारा चलाई गई सल्तनत थी।
तो नाज़ी अज़म ने जर्मनी के मुख्तलिफ़ अक़ीलती तबक़ात को ज़िंदगी देने के हक़ से भी इनकार कर दिया था, उनको पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की थी, यानी कि यहूदियों को। नाज़ी ख़यालात ने यहूदियों को बिल्कुल मिटा देना चाहा था, क्योंकि उनके मुताबिक यहूदी ही जर्मन लोगों की माली दुश्वारियों के लिए ज़िम्मेदार थे। नाज़ी ख़यालात जंग को सही ठहराते थे और ताकत के इस्तेमाल को बिल्कुल जायज़ बताते थे, यानी कि पावर को ही सबसे ऊपर मानते थे। रियासत, उनके लिए रियासत सबसे बाला है। नाज़ियों के अनुसार अवाम रियासत के लिए हैं, ना कि रियासत अवाम के लिए, यानी कि यहाँ पर इन्होंने रियासत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, ना कि अवाम को दी थी। नेक्स्ट है स्टेट जर्नल। तकनीकी लफ्ज़ से आपकी क्या मुराद है? तो स्टेट जर्नल फ्रांस में एक सियासी तंजीम का नाम था, जिसमें तीनों तबक़ात के लोग अपने अपने नुमाइंदों को, अपने अपने रहनुमाओं को भेजा करते थे। फ्रांस का तानाशाही सिर्फ इसके इजलास को बुलवा सकता था और नए टैक्स लगाने के लिए स्टेट जर्नल का इजलास बुलाया जाता था नए टैक्सों को लागू करने के लिए। आखिरी मर्तबा इसका इजलास 1614 के अंदर बुलाया गया था। अगला सवाल है, कब और कहाँ फ्रांसीसी इनकलाब शुरू हुआ था? तो मैंने बताया था कि फ्रांसीसी इनकलाब 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में शुरू हुआ था। उस अफवाह का तज़किरा कीजिए जिसने लोगों को फ्रांसीसी इनकलाब के लिए उकसाया था। तो अफवाह क्या थी? वो अफवाह ये थी कि फ्रांस की राजधानी फ्रांस के राजा लुई 16 ने अपनी अफवाज को बुला लिया है और वो बहुत जल्द अवाम पर गोली चलाने का हुक्म देने वाला है। अगला सवाल है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग जमा हुए थे जिन्होंने अवामी फ़ौज की तश्कील का फ़ैसला लिया था? तकरीबन 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हुए थे, जिन्होंने अवामी अफवाज की, यानी कि अवाम की फ़ौज बनाई थी मिलकर जिन लोगों ने। अगला सवाल है, अवामी फ़ौज ने सबसे पहले पेरिस में कहाँ पर और क्यों हमला किया था? तो इस अफवाज ने बेशुमार सरकारी इमारतों पर हथियारों की तलाश में हमला किया था। उस फ्रांसीसी जेल का नाम बताओ जिस पर लोगों ने हमला किया था और इसकी वजह क्या थी? तो फ्रांस के हज़ारों लोगों ने बेस्टिल नाम की जेल खाने जो किले नुमा था पर हमला किया था। बेस्टिल पेरिस में वाक़ई था, जगह का नाम था। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें वहाँ पर जमा किया हुआ असलाह, हथियार और बारूद वग़ैरह मिल जाएंगे। इस वजह से उन्होंने उस जेल पर हमला किया था और वहाँ के सारे ही कैदियों को रिहा कर दिया था। डायरेक्टरी क्या थी? फ्रांस ने जैकोबिन हुकूमत के ज़वाल के बाद 2 मुंतखब विधान परिषदों को तश्कील दिया था। इन दोनों परिषदों ने एक डायरेक्टरी तश्कील दी थी। ये डायरेक्टरी ख़ास तौर पर 5 अराकीन की एक असेंबली थी। समझ में आया कि फ्रांस ने जैकोबिन हुकूमत का जब ख़त्म हो गया था तो इस वजह से उन्होंने विधान परिषद को तश्कील दिया था, बनाया था और इस विधान परिषद के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर 5 मेंबर्सों को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, लुई 16 का तारुफ करते हुए बताइए कि उसने फ्रांस के इंकलाब में क्या अहम रोल अदा किया था? तो लुई 16 फ्रांस का एक तानाशाह हुक्मरान था। वे ज़िद्दी और कम अकल इंसान था जो हमेशा ऐशो आराम में डूबा रहता था। सरकारी अफसरान पर उसका किसी किस्म का कंट्रोल नहीं था। वे हुकूमत के ख़जाने को बिला वजह खर्च करता था। उसकी इन गलत आदतों की वजह से ही फ्रांस की हुकूमत को इक़्तिसादी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें फ्रांस में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी क्योंकि वो नाअहल बादशाह था। उसके इन तमाम गलतियों की वजह से लुई 16 को 1972 में फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला सवाल है, रूसो का तारीफ़ करते हुए बताएं कि उसने फ्रांस के इनकलाब में क्या रोल अदा किया था? तो रूसो भी फ्रांस का एक अजीम फ़लसफ़ी था जिसने फ्रांस में इनकलाब लाने में अहम रोल अदा किए थे। उसने अपनी मशहूर किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए फ्रांस के लोगों को इनकलाब लाने के लिए उकसाया था
उसने इस किताब में ऐसे समाज का तसव्वुर किया था जिस समाज में अवाम को मसावत, आज़ादी और इंसाफ के हकूक़ हासिल किए गए हों। इन सभी बातों को रूसो ने अपनी किताब में बताया था ताकि लोग इसे पढ़कर अपने समाज के अंदर भी सुधार ला सकें और तहरीकें चला सकें। अगला सवाल है, नेपोलियन कौन था? फ्रांस के इनकलाब में उसके ज़रिए क्या रोल अदा किए गए? तो नेपोलियन फ्रांस का एक सिपह सलार था। इसका जन्म इटली के कोर्सिका जजीरे में अगस्त 1769 में हुआ था। इसने पेरिस के स्कूल से फ़ौजी तालीम हासिल की थी और फ़ौज में सिपाही के ओहदे पर भर्ती हुआ था। अपनी अहलियत की वजह से वे तरक्की करता गया और फ्रांस की फ़ौज का सिपह सलार और फ्रांस की डायरेक्टरी का अव्वल काउंसिलर बना और 1804 में फ्रांस का हुक्मरान बन गया। वे अपनी तकरीरों से अपने सिपाहियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, उनमें नया जोश, नई जान डाल देता था। यूरोप के सभी ममालिक उसके नाम से भी कांपते थे। बास्तिल के ज़वाल की क्या अहमियत थी? बास्तिल का किला फ्रांस की जेल बना हुआ था। यहाँ पर बेशुमार फ्रांसीसी इनकलाबी कैद थे। 14 जुलाई 1789 को एक तशद्दुद भड़कने से इस किले को घेर लिया गया और अपने तमाम साथियों को आज़ाद करा लिया गया। इस तरह से ये घेराबंदी तानाशाही हुकूमत के ख़त्म होने की अलामत बन गई। तो फ्रांस किस तरह से एक जमहूरी मुल्क बना था? तो फ्रांस की कौमी असम्बली ने 1789 में आइन की तमहीद को मुकम्मल कर लिया था। इस आइन का ख़ास मकसद तानाशाह हुकूमत को ख़त्म करना था। सियासी इख्तियारात को किसी एक फ़र्द के हाथ में ना देकर उसे अलग अलग अज़ाओं में बांटा गया था, जैसे कि इंतज़ामिया, आमला और अदलिया वगैरह के अंदर बांटा गया था। और इन सभी अक़दाम की वजह से फ्रांस के राजा को सिर्फ बराए नाम का आइनी सरबराह बना दिया गया था ताकि वे लोगों के ऊपर तानाशाही ना कर सके। अगला सवाल है, 1789 के इनकलाब से पहले फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, कितने तबकात में विभाजित था? तो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था पादरी, दूसरा था सरकारी आला अफसरान और तीसरे थे, कौन थे तीसरे? आम आदमी और किसान थे। आप इस आंसर को अपने लफ्ज़ों में ख़ुद भी बनाकर लिख सकते हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो को बच्चों मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और ज़िंदगी में कामयाबी